कि ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो ब्लूप्रिंट है, जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझते हैं। भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि इतना लंबा क्यों? बात सीधी सी है, जहाँ इतनी भाषाएं हों, इतने धर्म हों, इतनी अलग-अलग संस्कृतियां हों, उस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और साफ-साफ लिखे दस्तावेज की जरूरत तो थी ही। तो हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, ये बना कैसे? दूसरा, असली ताकत किसके पास है? तीसरा, कानून की व्यवस्था कैसी है? चौथा, ये कैसा समाज बनाना चाहता है? और पांचवा, ये देश को एक साथ कैसे रखता है? चलिए, सबसे पहले इसकी बनावट को देखते हैं। अक्सर एक मजाक में कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के कई बड़े संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। हाँ, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, अमेरिका से फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया लिया और आयरलैंड से सामाजिक न्याय के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी चीज को जस का तस कॉपी नहीं किया गया। हर एक विचार को भारत की मिट्टी और यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। इसका जो बुनियादी ढांचा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित था, लेकिन इसकी आत्मा वो पूरी तरह से भारतीय थी। अच्छा, अब आते हैं संविधान के दिल पर, यानी वो सिद्धांत जो ये बताता है कि इस पूरे सिस्टम में असली बॉस कौन है। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की शुरुआत ही इन जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इसी को कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है, सरकार लोगों से है, लोग सरकार से नहीं। सत्ता का जो आखिरी सोर्स है वो जनता ही है। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे जमीन पर भी उतारा गया। कैसे? हमें दिया गया यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, यानी हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के। और ये चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाया गया। मतलब सरकार चाहे कोई भी हो, हर 5 साल में उसे जनता की अदालत में हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। और जनता की इसी ताकत से जन्म होता है हमारे मौलिक अधिकारों का, यानी फंडामेंटल राइट्स का। ये वो अधिकार हैं जिन्हें कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। ये हमारी आज़ादी के सबसे बड़े गारंटी कार्ड हैं। और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं। पर एक सवाल उठता है, अगर सरकार खुद ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे तब क्या होगा? यहीं पर संविधान का तीसरा और सबसे मजबूत स्तंभ सामने आता है, और वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज। इसका मतलब ये है कि देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी, ना कोई आम नागरिक। देश किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून से चलेगा। कानून ही सुप्रीम है। और इस रूल ऑफ लॉ का पहरेदार कौन है? वो है हमारी न्यायपालिका। संविधान ने उसे जुडिशियल रिव्यू की जबरदस्त ताकत दी है। इस ताकत से अदालतें संसद के बनाए कानूनों और सरकार के फैसलों की जांच कर सकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द भी कर सकती हैं। ये शक्ति अपने चरम पर पहुंची 1973 में, ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। एक तरह से संविधान के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। हमारा संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि देश कैसे चलेगा, बल्कि ये एक सपना भी दिखाता है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसी सपने के 2 बड़े हिस्से हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। इन शब्दों को 1976 में 42nd संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार की नज़रों में सारे धर्म एक बराबर हैं और सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। और समाजवाद का लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। अब इन ऊंचे लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाए, इसके लिए संविधान ने सरकारों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। हालांकि इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, पर यह हर सरकार के लिए एक नैतिक कंपस की तरह काम करते हैं, जो ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे ले जाना है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर।
चलिए देखते हैं कि इस इतने विशाल और विविधता से भरे देश को चलाने के लिए असल में मशीनरी कैसी बनाई गई है। तो भारत ने ब्रिटेन की तरह एक पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी सरकार यानी कार्यपालिका संसद यानी विधायिका में से ही बनती है और सरकार अपने हर एक काम के लिए सीधे सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यहाँ एक बहुत ही अनोखा संतुलन है। एक तरफ भारत एक फेडरल देश है जहाँ केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, अपनी शक्तियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ बहुत मजबूत यूनिटरी फीचर्स भी हैं, मतलब ऐसी चीजें जो देश को एक रखती हैं, जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान, एक ही नागरिकता और इमरजेंसी के वक्त सारी ताकत केंद्र के पास आ जाना। इसीलिए कई लोग इसे क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय व्यवस्था भी कहते हैं। इसी एकता की भावना का एक बहुत बड़ा प्रतीक है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। अमेरिका की तरह यहाँ कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। हम में से कोई भी पंजाब, बंगाल या तमिलनाडु का नागरिक नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि क्षेत्रीय पहचान से ऊपर राष्ट्रीय पहचान हमेशा मजबूत रहे। और शायद संविधान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो वक्त के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता है। आज तक इसमें 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये नई चुनौतियों और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। तो ये थी हमारे संविधान की एक झलक। ये अपने आप में एक शानदार रूपरेखा है, पर यह हमें आज एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि 21वीं सदी की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में इस ब्लूप्रिंट की कौन सी वो खूबी है जो भारत के आने वाले कल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी साबित होगी।